सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम मामला देख रहे हैं सियासी जमातों के हवाले से, खास तौर पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए जो इस वक्त ज़ेर बहस भी है, मुज़ाकरात यानी डायलॉग्स को लेकर एक जगह से जवाब आ चुका है, यानी इस्टेब्लिशमेंट से क्लियरली कि मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। आपने मुज़ाकरात करने आप सियासी पार्टी से करें। वहाँ से कहा गया जी कि डेफिनेटली सियासी पार्टी से तो नहीं हम मुज़ाकरात करना चाहते थे। पहले भी पीटीआई कह रही थी जी हम पावर जो कॉरिडोर्स हैं यानी ताकतवर हलके हैं उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि इन सियासी पार्टी से हम क्या मुज़ाकरात करें जिनके पास पावर है ही नहीं है। ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से। आज बड़े अरसे बाद हमने देखा कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी अपेयर हुए ऑन स्क्रीन, टीवी पर आए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद उनकी जानिब से कहा यह गया कि जी उनको भी कुछ अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब इतलात ये हैं कि अहम जिम्मेदारियां यही हैं कि वो ब्रिज का किरदार अदा करें। जिस वक्त वो सदर थे उस वक्त उन्होंने क्या वो ब्रिज का किरदार निभाने में नाकाम रहे, तो अब वो किस तरह से करेंगे? एक तो ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। दूसरा सवाल, जहां मुज़ाकरात की बात हो रही है और मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा है जी पीटीआई एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे और सियासी पार्टी से बात करे, तो सियासी पार्टीज यानी खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका रद्द-ए-अमल क्या है? उनका रद्द-ए-अमल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज साहिबा है जिनका बड़ा अहम किरदार है मुस्लिम लीग नून में, वो ये कह रही हैं कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब हम जो देख रहे हैं कि मुज़ाकरात को लेके पीएमएलएन में जो दो नैरेटिव हैं, किसका नैरेटिव जो है वो अहम समझा जाएगा और क्या मुज़ाकरात की जानिब जाएंगे, मामला आगे कैसे बढ़ेगा, ये सवाल हमारे सामने मौजूद है। मैं तारुफ करवा देती हूँ, नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से, जबकि ज़ाहिर शाह शिराजी साहब वीडियो लिंक के जरिए पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। शाह साहब, आज आपसे आगाज़ करते हैं। ये पीटीआई किस जानिब जा रही है? एक तो सदर आरिफ अलवी का जो बयान है वो आपके सामने है, उनको टास्क दिया गया है, वो कैसे निभाएंगे जब वो सदर थे तब ब्रिज का किरदार नहीं निभा सके। अब उनके बयानात को भी देखते हुए एक जानिब वो कह रहे हैं जी माफ़ी तो मजलूम थोड़ी मांगता है, जालिम मांगता है, फिर ये सख्त बयानात, और दूसरी जानिब ब्रिज का किरदार भी निभाना है। फिर पीएमएलएन वाले मामले को भी एड्रेस कीजिएगा। दोनों में से एक ग्रुप कह रहा है जी मुज़ाकरात होने चाहिए, एक कह रहा है नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल में तमाम स्टेटमेंट को देखा जाए तो बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। आज कैसर जो असद कैसर साहब है जो पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन है, पेशावर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका भी रवैया बड़ा सख्त था। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना मुज़ाकरात कर रहे। चीफ मिनिस्टर जो डीआरएस में खान में कर उन्होंने तकरीर की, वो बड़ी वाज़ेह है। मेरे ख्याल में उसकी बहुत सारी चीजें हम दोहरा नहीं सकते, ना वो लैंग्वेज दोहरा सकते। और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी शायद वही एक रवैया था जिसमें उन बकौल उनके के जुल्म उन पे हुआ है, तो लिहाजा वो माफी किस बात की मांगे। देखिए, एक इंतहाई अहम इशू ये है कि दोनों साइड, बल्कि मैं कहूँगा तीनों साइडें जो इस वक्त आपकी पॉलिटिकल हुकूमत है या सिविलियन हुकूमत है जो दावा कर रही है कि वो नुमाइंदा हुकूमत है और पाकिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत है, बाकायदा जाहिर बात है कि उन्होंने वोट लिया, फिर इलेक्शन लड़ा, अच्छा बुरा गलत ठीक वो एक बात का इशू है, लेकिन वो इस वक्त असम्बली के अंदर इलेक्टेड हुकूमतें समझी जाती हैं। उनके बयान भी जो है काफी अजीब व गरीब से हैं। दूसरा, कल जो ISPR की जानिब से एक बयान आया, बिल्कुल वो एक बड़ा एक पॉजिटिव चीज थी कि माफी, तो अब हम बार बार यही बात करते हैं कि माफी का तरीकाकार क्या होना चाहिए, सारसी का किरदार कौन अदा करेगा। तो इस वक्त आप देखें, आसिफ अली जरदारी साहब, मैं बार बार कहता हूँ कि वो एक बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सियासी जमात जो जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से इस वक्त चाहेगी कि पैचअप हो और हुकूमत जो है और अपोजिशन के दरमियान कोई मामला तय हों। शायद इस कॉन्फ्लिक्ट में उन्हीं का भी फायदा है। लेकिन इस वक्त जो आरिफ अलवी साहब की बात आपने की, बेशक वो साबिक सदर थे और मौजूदा सदर के साथ भी उनके शायद ताल्लुकात इतने बुरे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सदूर जो थे उनका रोल एक इंडिपेंडेंट रोल रहा, ऑब्जेक्टिव रोल रहा, और चाहिए भी क्योंकि वो तमाम पाकिस्तान के सदर हैं। तो इस वक्त अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कोई खत्म कर सकता है वो एक सदर का ऑफिस है जो कि तमाम लोगों को इकट्ठा कर सकता है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो माने कि हम इनके साथ बातचीत करते हैं। आखिरी जो मेरे दिल में नुकता है वो ये है कि देखिए, मुल्क को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। कल मैं कुछ अफगान जर्नलिस्ट के साथ बात कर रहा था और उनका एक स्टांस ये था कि पाकिस्तान के अंदर
जो एक तबाही है, बर्बादी है और उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो तो अफगानिस्तान से भी गए गुजरे। तो मेरे ख्याल में अगर हमें अभी दुनिया को अपने ऊपर हंसाना नहीं है, लेकिन आखिरी चीज इस वक्त जो सख्त जुबान इस्तेमाल हो रही है वो JUIF की लीडर ने भी इस्तेमाल की, वो अमीनुल्लाह गंडापुर ने भी की, वो असद कैसर ने भी की, और जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की, उनकी भी जुबान इंतहाई सख्त थी और मेरे ख्याल में ओपनली हम कह सकते हैं कि इल्जाम तराशी पर बिल्कुल ठीक है। ये मेरे ख्याल में रवैया जो है मजीद तबाही की तरफ जाएगा। शायद तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि करना क्या है। हम ये करना चाह रहे हैं कि लगारे साहब, अगर आपके माइंडसेट ये है या अगर आप ये बना चुके हैं कि हमने बात करनी है, तो उसके लिए फिर आप अपने एक्शन से शो करवाते हो। यहाँ पे जबान में सख्ती दिन ब दिन आ रही है। PTI की तमाम जितनी भी लीडरशिप इस वक्त हम देख रहे हैं, लीडरशिप में भी और जो बाकी रहनुमा हैं, गंडापुर साहब की अगर बात करी जाए, रोजाना वो तोपों का रुख कर रहे हैं और हर तरफ वो गोलियां बरसा रहे हैं। अब ऐसे हालात में आरिफ अलवी साहब को सामने करना ये एक मुनासिब फैसला है और वो ब्रिज का किरदार अदा कर सकेंगे। और सवाल का दूसरा हिस्सा, मरीम नवाज साहबा का जी हम तैयार नहीं है मुज़ाकरात के लिए, राना सनाउल्लाह कुछ और कह रहे हैं। मरीम नवाज के पास स्कोप ही इतना है कि वो यही कह सकती हैं कि मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे और हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह एक सीजन पॉलिटिशियन हैं और सख्त और गर्म देख चुके हैं। उनका मौक़िफ़ जो है वो एक लॉजिकल भी है और एक मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ने वाला मौक़ा भी है। और PTI को बहुत सी चीज़ों को रिव्यू करना पड़ेगा, रिविज़िट करना पड़ेगा। एक मैं बात आपसे अर्ज़ करता हूँ जी कि 2005 में एक डेडलॉक की सूरत हाल थी। मैं मिला था मियां नवाज शरीफ साहब से जिद्दा में और कोई तकरीबन कुछ 6-7 घंटे की एक तवील गुफ्तगू थी और वो उनसे सिग्नल तब उस वक्त भी ऐसे मिल रहे थे कि वो शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मिलने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उन्होंने एक शेख रशीद का बयान जो वज़ीर के तौर पर उन्होंने दिया था उसको बार बार सुना। उनके एक चौधरी साहब हैं, वो उनको ख़बरें सुनाते हैं, तो उनको कहा कि ये ख़बर दोबारा पढ़ें। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार उसमें शेख रशीद ने कहा था अगर कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ कोई रियायत की तो हम उस हिसाब से इनके साथ डील करेंगे, अगर उनने जो है सख्त रवैया किया तो फिर हम कोर्ट की तरफ देखेंगे। तो इसका मतलब उन्होंने समझ रहा था कि बेनज़ीर के लिए इनकी कोई रियायत नहीं है, तो वो शायद इस तरह सोच रहे थे। लेकिन ग्रेजुअली एक लंबी गुफ्तगू के बाद जो है वो एक उनके जहन में ये था कि सियासी क़ुव्वतों को जो है आपस में डायलॉग का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अच्छा, इत्तेफाक है, ये कोई प्लान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद इत्तेफाक यह है कि मैं वहाँ से जिद्दा से दुबई गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी लगभग इतनी ही देर मुलाकात हुई जो 7 बजे शुरू हुई और रात को 12-1 बजे तक चलती रही। उसमें उनका भी यही कहना था कि मुझे वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। उस वक्त सरदारी साहब उन्हीं दिनों में वो रिहा हुए थे, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई सियासी लोगों को आपस में मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए, कोई भी सूरत हाल हो आपको इस तरफ जाना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि अच्छा खैर बाद में वो तो चले गए थे, आगे चले गए थे, विसाखी जमहूरियत चल रहा था, तो ये इनको किसने मना किया है कि वो अगर ऐसा विसाखी जमहूरियत करें, विसाखी मैशत करें और कहें कि जनाब अगर उनका ये ख्याल है, जो बाकायदा वो इस पर मजम्मत भी करते रहे और किसी को मीर जाफर, किसी को मीर सादिक कहते रहे, अगर उनका ये ख्याल है कि जनाब हमने इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलना है और पाकिस्तान के अंदर सियासी जो लीडरशिप है उसको सर्ट करना है, तो उन्हें मुज़ाकरात के लिए सियासतदानों के पास जाना होगा। वो बात ही ये करते हैं कि नहीं मैं इनसे तो बात ही नहीं करूँगा, उनसे बात करूँगा। वो कहते हैं इनके पास पावर ही नहीं है, ना हो उसके बावजूद भी आपने मुज़ाकरात तो इनसे करने हैं ना। आपको मुज़ाकरात ये थोड़ी है कि अगर आप कोई शिकायत है एस्टेब्लिशमेंट से, अगर आप कोई शिकायत है कि जनाब सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? आपको तो स्पेस चाहिए ना, स्पेस कहाँ से मिलेगी आपको? आप कहते हैं मैं सियासतदानों से बात ही नहीं करूँगा और स्पेस आप मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं स्पेस। जनाब हमें आर्मी चीफ स्पेस दें और DGIS जिनका काम ही नहीं है, इनकी कोई ऐसा काम नहीं है कि वो स्पेस दें, किसी को या स्पेस ना दें, वो डायलॉग करें या ना करें। क्यों डायलॉग करें किसी के साथ? और उनकी अपनी ऑफिशियल जिम्मेदारियां तो ऐसी नहीं है कि वो सियासी लोगों से सियासी मुज़ाकरात करते रहें, और वो तो सियासत का क्या ताल्लुक है हमारे आर्म फोर्सेस को, उनका तो कोई ऐसा सियासी रोल नहीं। आपको बात करनी है, मुल्क के आगे चलाना है, मुल्क को साथ लेकर चलना है, तो आप जो है उनके साथ बात करें जो लोग इस वक्त मौजूद है, सियासी लोग हैं, वो आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि अख्तियार है नहीं है। आपके साथ मुज़ाकरात पर तो आए ना, बैठे टेबल पर, फिर पता चलेगा कि अख्तियार है कि नहीं है।
अलवी साहब, इत्तेशाम साहब, कोई रास्ता बना पाएंगे मुज़ाकरात के लिए? कुछ सॉफ्टन करेंगे? पीटीआई ने जो एक लाइन पकड़ी हुई है, एक जो जिद पे अटकी हुई है, वहाँ मुज़ाकरात वो करना नहीं चाहते, जिनसे करने को कह रहे हैं वहाँ ये नहीं करना चाह रहे, जाना कहाँ को है इन्होंने? देखिए, मुझे इसमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आती है, जबकि आज आमना सारी सियासी लीडर जो है पीटीआई के, वो बिल्कुल कुछ और तरीके से बात कर रहे हैं और तसादम टकराव की तरफ हम देखते हैं जा रहे हैं। ये दुश्मनी बदल रही है हमारी सियासत, और यूँ लगता है कि एक फरीक जो है ना वो अपना एजेंडा पुश फॉरवर्ड करना चाहता है, दबाव में ला के अपनी बात मनवाना चाहता है। देखिए, सियासत में ये नहीं होता कि प्रेशर में आके आप दूसरे फरीक को दबा लें और अब बात बन जाए। क्यों लोग कहते हैं गिव एंड टेक की बात? अभी आप देख लें, प्रोग्राम से पहले आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि जी सिस्टम के अंदर रह के बात करनी चाहिए, वहीं से रह के आपको कुछ सोल्यूशन मिलता है। अभी आप देख लें माजी जो अगर हमको यार्डस्टिक बड़े नज़र आते हैं, ये आप भुट्टो साहब का देख लें, 5 जुलाई 77 जब गिरफ्तार किया गया उनको, उसके बाद फिर 12 अक्टूबर 99 को नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। क्या हुआ था? अब नुसरत भुट्टो साहबा मरूमा ने जनाब स्ट्रगल की, कुलसूम नवाज ने की, मरूमा बेनज़ीर साहबा ने की, क्या वो छावनियों की तरफ गए थे? ऐसा नहीं किया गया था। अब देखें, इसमें जो मुझे लग रहा है कि अब जो इतने स्ट्रॉन्ग बयान दिए गए, यानी इस हद तक जो बयान आया असद कैसर का कि हम तो बाप से भी नहीं माफ़ी मांगेंगे, तो ये बड़ा सिग्नल गलत गया। आज कुछ लोगों ने कॉलम भी लिखे, एक ने कहा कि जी मुझे तो 100 दफ़ा 1000 दफ़ा बाप से माफ़ी मांगनी पड़े तो मांगूंगा माफ़ी। चलें, ये आपका एक ट्राइबल एक कल्चर हो सकता है, जो भी। लेकिन इस वक्त सवाल अपना ये है, जी हाँ, इस वक्त सवाल ये है कि भाई इस वक्त हम जो मफाहमत और मुकालमा, इसको हम कमज़ोर होता देख रहे हैं, और ज़ाती दुश्मनी या की लड़ाई और एक दूसरे के ख़िलाफ़ उसको नीचे गिराने के लिए सब लोग आगे चले जा रहे हैं। अब सवाल है कि जी मरियम नवाज़ या PMLN के लोग वो क्यों चाहेंगे सुलह? आपस की बात है, आमना अगर सुलह होती है तो फिर उसके बाद उनको इसका नुकसान होगा, PTI का बंदा बाहर आ जाएगा, इनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। राह जो अभी ज़ाहिर शाह कह रहे थे जरदारी साहब के बारे, भाई जरदारी साहब तो बात करने के लिए तैयार हैं, वो तो हमेशा कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैंने बात ही नहीं करनी। वो किसी आदमी से, किसी सियासी जमातों से, खासतौर पर तीनों से बात नहीं करना चाहते। जब वो प्रेसिडेंट बन, देखिए जरदारी साहब को अगर कहा जाए, आई एम 100% श्योर, मेरा नहीं ख्याल के इस हवाले से उनके कोई जाती वो है जिसको कहना चाहिए कोई एरोगेंस है वो कि मैं बात नहीं करूँगा, वो ज़रूर कर लेंगे। लेकिन मसला क्या है? मसला बानी PTI के आमना, देखें वो जिस अंदाज से वो सोच रहे हैं ना, उनको क्यों लगता है कि मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड कर देगा, मैंने जिन लोगों को तैयार किया है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मेरा साथ छोड़ जाएंगे। भाई बार बार बात आती है कि लीडर्स की बात होती है, वो जो कहना चाहता है वो करवा लेता है। अभी देखें, कल कॉलम बड़ा अच्छा लिखा था मुजीबन शामी ने कि मैं इनकी गिरफ्तारी से पहले मैं और कुछ सहाफ़ी जो है ना उनको जाके ना मिले थे इमरान खान को, और हमने कहा था कि भाई ये मुख्तरा से आप तसादम की पॉलिसी से दूर रहें, ये ठीक नहीं है, अपनी सियासी पार्टी को बचाएं, अपनी साख को बचाएं, लेकिन वो तैयार नहीं हो। फिर वो कहते हैं कि जी कुछ उनके मनपसंद सहाफ़ी जो है ना, एंकर उनको जाके मिले, उन्होंने भी यही मैसेज दिया, लेकिन कहा जाता है जो उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। अब आखिरी बात आमना जो सबसे अहम है, अभी देखिए अहम बात क्या है कि अगर ये कहा जाए कि जी कुछ लोगों ने कल ये भी कहा कि जी हमसे साजिश करवा के तैयार करवा के ये सबसे काम करवाया गया, और भाई आपने किया है ना। अब यह है कि जो सजाएं दी जाती, जिस तरह कैपिटल हिल की बात होती है, आमना उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कोई गवाही नहीं हुई थी, वो अब 4-5 घंटे कैपिटल हिल में रहे थे, वो जिन्होंने तोड़फोड़ की थी, उन्होंने कहा जी ऑडियो वीडियो मौजूद है, वहीं जज को बुलाया, ठक ठक ठक, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पीटर आपके पास वीडियो मुझे आप कर सकते भी ये मान रहे थे इत्तेशाम साहब, वो तो खुद कह रहे थे कि जी अब PTI के कुछ चंद लोग मुलविस हैं, इसका मतलब आपने पूरी पार्टी क्रश कर दी, सब तो मुलविस नहीं थे, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए तरीका है ना, अगर यही इमरान खान साहब ये बात कहें कि जी कुछ लोगों ने किया है, गलत किया है, नहीं होना चाहिए था, हम कंडेम, लेकिन जब आप कहेंगे जी ये इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और दूसरा भी जो एक और आर्टिकल लिखा है उसमें भी इस तरह की बातें, क्लैरिटी होनी चाहिए। मैसेजिंग क्या है, सिग्नलिंग पोस्चरिंग क्या कर, मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त रिसीविंग एंड पे PTI है, उनको अपनी पार्टी बचानी चाहिए, और फिर ये सियासी लोगों से मुकालमा करना चाहिए। भाई क्यों आपको लगता है कि ये कोई कमजोरी की निशानी है, आप उनको कमतर समझते हैं सियासी जमातों को, लोगों को, अली की तरफ नुकसान हो रहा है। ठीक है अली, एक तो ये कि बात तो इवेंचुअली करनी पड़ती है, कोई भी मसले का हल जो है वो हम कहते हैं कि हमेशा डायलॉग्स में होते हैं। अब ये राइट टाइम है क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त जो हमारी रियासत है या हमारा जो इस वक्त मुल्की हालात हैं वो इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को देखते हुए। तो अभी क्यों नहीं ये सियासतदान समझ रहे, ख़ास तौर पे PTI जो बज़िद है मुज़ाकरात ना करने पर सियासतदानों से, और दूसरी जाने मरियम नवाज साहिबा का भी एक ऐसा डिस्करेजिंग किस्म का बयान सामने आना कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकती, ये किस जानिब जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल बात होनी चाहिए और बात सियासी पार्टियों की ही आपस में होनी चाहिए,
थोड़े दिन पहले, असल में ज़ाहिर है अब हमें अंदाज़ा नहीं होता कि क्या चीज़ इमरान खान साहब कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे, या उन्होंने क्या कह के अब अपना जो रवैया है वो बदल लिया है क्योंकि वो जेल में हैं। सो कभी बात होती है कि जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, कभी होती है कि नहीं तैयार, फिर वो होता है कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, उस पर तनकीद होती है। तो फिर वो थोड़े दिन पहले एक ब्रेन वेव आई थी फवाद चौधरी साहब को, जिन्होंने कहा जी कि ये इंगेजमेंट है, ये डील नहीं है। सो बुनियादी बात तो ये है कि इंगेजमेंट तो अगर होगी तो सियासी पार्टियों में होगी ना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो जो भी होगी वो डील ही होगी, क्योंकि वो इंगेजमेंट कैसे हो सकती है, वो तो आईनी तौर पे तो उनके पास इख्तियार ही नहीं है, तो उनके साथ तो डील हो सकती है, इंगेजमेंट हमेशा सियासी पार्टियों के साथ होगी। सो इस वक्त पीटीआई को भी चाहिए कि वो सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करें और दूसरी पार्टियों को भी चाहिए कि वो भी अपने दरवाजे खुले रखें। उसकी वजह ये है कि ये आज जो किसी एक जगह पर है वो कल किसी दूसरी जगह पर होगा। 70 साल से हम देख रहे हैं कोई तब्दीली नहीं आई। मतलब वही चीज़ कि इस वक्त हमें लग रहा है कि ये बहुत ज़ेर ताब है और कभी ठीक नहीं होगा ऐसे, लेकिन डॉक्ट्राइन जब बदल जाएगा तो हो सकता है ताल्लुकात वापस इनके ठीक हो जाएं। सो ये तो चलता ही रहता है। सियासी पार्टियों को मतलब अब इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि अब ये मतलब थोड़ी सी तारीख पढ़ लें, मतलब थोड़ा सा देख लें, अपने बड़ों से ही पूछ लें कि कैसे चलता रहा है और हमें क्या करना चाहिए। और इवेंचुअली आप देखें स्पेस सियासतदानों ने अपनी स्पेस बढ़ाई है और इसी तरह से बढ़ाई है और आगे जाके वो इवेंचुअली बढ़नी है। सो वो इसी तरह से बढ़नी है। मतलब अभी इस तरह के छोटे मोटे सेटबैक्स होते रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली तो मतलब दुनिया का एक, आपको पता है कि मतलब एक बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स में आपकी पॉलिटिकल प्लेयर्स की पावर बढ़ेगी। चलें लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। आज फवाद चौधरी साहब का भी बड़ा हम एक अगर कह दूं सर जल्दी से क्विकली हम जाने देखिए मफाहमत की सियासत दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती। ये जब इकट्ठे बैठेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज दोनों साइड्स को समझना होगा। मसाइल का हल जो है वो दोनों साइड से मफाहमत की मुज़ाकरात। जी जी, सूरत हाल ये रहती है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप इररिलेवेंट नहीं रहते हैं, आप रिलेवेंट ही नहीं रहते हैं सियासत, आप रिलेवेंट हो जाते हैं, आप आपका कुछ ताल्लुक गैर मुताल्लिका चीज बन जाते हैं। जब जाहिर है किसी भी चीज को अगर आप प्रोलॉन्ग करेंगे तो फिर उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर अहम मामला पर भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। मुआशी सूरत हाल से मुतालिक कुछ खबरें उनको डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं, हमारे सामने मौजूद है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि IMF के मिशन का हम देख रहे हैं कि कुछ मेंबरान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान में और मुज़ाकरात किए जाएंगे। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि 16 मई को सरबराही मिशन भी पहुंच जाएगा पाकिस्तान। अब होगा ये कि मुख्तलिफ महकमों से डेटा इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद जो वजारत ख़जाना है उनके साथ बैठ के बजट के हवाले से उस पर काम किया जाएगा। एक चीज़ इस हवाले से सामने आ रही है जी कि 1300 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद करने का मुतालबा किया गया है IMF से। पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया कि जो आइंदा आपका जो अपकमिंग बजट है उस पर 1300 अरब रुपए का इजाफी टैक्स, और ख़ास तौर पे हमारा जो तनख्वाहदार तबका, मुझ समेत जितने भी हमारे हैं तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी अफराद, इनके ऊपर जो है वो बोझ बढ़ जाएगा अगर ये मुतालबा पाकिस्तान की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक तो ये खबर। दूसरी हम देख रहे हैं कि जनाब नॉन फाइलर्स की मुश्किलात में जिस तरह से इजाफा हो रहा है। ये कहा गया था जी 15 मई की डेडलाइन है, जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी जो सिम्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाए। अब अगर PTA उस पर अमल दरामद नहीं करती तो FBR ने इस सिलसिले में कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है कि PTA के अगेंस्ट इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाया जाएगा। एक तो ये दो मामला किस तरह से हमारे पैनलिस्ट देख रहे हैं। एहतशाम साहब, ये तनख्वाहदार तबका मजीद पिसेगा। एक जानिब हम कहते हैं जी रिलीफ मिलेगा, मामला ठीक हो रहे हैं, सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं, लेकिन फौरी रिलीफ कोई नहीं है। मेरे और आपके लिए, हमारे पैनलिस्ट के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। और फौरी भी और मिड टर्म में भी कोई नहीं लग रहा कि, शॉर्ट टर्म में भी नहीं लग रहा कि कोई रिलीफ होगा। हम ना देखें जब वो आप बात कर रही है ना 1200-1300 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे, तो ये हदफ जो है वो 12,000 अरब का रेवेन्यू टारगेट अगले माली साल के लिए रख रहे हैं, जो पहले से खासा ज़्यादा है। तो उसके लिए फिर ये नए टैक्सी लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा फिर आप देंगे बेल्ट टाइटनिंग भी करने को कह दें, गैर तरक्याती अखराजात भी करें। और ये जो आपने दावे किए थे कि जी फलां की मराद बंद कर देंगे, $17 बिलियन जो कंसेशन हर साल IMF कहता है आप अशराफिया को देते हैं वो आप कम करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वो सपोर्ट करते हैं, इसके लिए वो कहते हैं आप चलाते रहें।
अगर तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप भीखमंगा उनको बना रहे हैं, यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री बनानी चाहिए, लोगों को एम्प्लॉय करें और जॉब दें। देखिए हम ना इस वक्त जो सूरत हाल है ना इतनी खौफनाक हमारे कॉन्टेक्स्ट में हो गई है। हमारा ये पॉलिटिकल इकॉनमी अगर आप देखें जहाँ पे चली गई है, हम अब इस जगह पहुँच गए कि IMF की इतनी कड़ी शराइत हमने पहले मानी है और आपने देखा उस कड़ी शराइत में आपने देखा मुसलसल पेट्रोल प्राइसेस का बढ़ना, पानी बिजली गैस का मुसलसल बढ़ना। आज आलम यह है कि मिडिल क्लास भी ख़त्म हो रही है, लोअर मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है। तो ये सारा कुछ देखते हुए तो IMF तो कह रहा है कि जी ठीक है बड़े प्रोग्राम के लिए आएंगे और 6 से 8 बिलियन डॉलर पे बात होगी, वो नई शराइत लेके आएंगे। अब असल मसला है इसमें एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। लेकिन जिस तरीके से जो हम देखते हैं कि बड़क मार देते हैं सागदार साहब के जी ईरान गैस पाइपलाइन जो मसला है वो हमारा नहीं है, सऊदी अरब का हो सकता है, अमेरिका का है। भाई आप रिसीविंग एंड पे हैं, काश ऐसा हो जो हम रोज़ाना कहते हैं कि अपने पाँव पे खड़े हुए हों तो आप लोगों की शराइत नहीं मान सकते, जो आपको बाजू मुड़ोड़ा जाता है। मुझे लगता है कि ये अपनी वो पॉलिटिकल शराइत भी हमसे मनवाने की कोशिश करेंगे और प्रोसेस में हम ये सारी बातें मानेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है। अभी लेटेस्ट फिगर आ गया हम ना कि अगले माली साल में 24 बिलियन डॉलर वापस करने हैं और ये 3 साल का जो इस साल के, अगले साल के और आखिरी तीसरे साल के हमने 71 बिलियन डॉलर जो है ना लोगों के वापस करने हैं। अभी तक आप देख लें 30 बिलियन डॉलर के तो हमारे लोन सिर्फ चाइनीज़ हैं जिस पे इतना इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिस पे IMF कहता है कि जी हमें बताएं ये लोगों के आपने इंटरेस्ट रेट पे दिया है, प्रोजेक्ट बताएं, हम नहीं बता रहे कि जी सीक्रेट माहिदे हैं। अब सवाल इस वक्त यह है कि जी हम करने की क्या पोजीशन में है। मेरे ख्याल है इतनी ज़्यादा मुश्किलात है सवाए से कि हम उनकी सख्त शराइत मानेंगे, हम नए टैक्सेस भी लगाएंगे, पानी बिजली गैस और पेट्रोल मुसलसल बढ़ता रहेगा। आपके लिए मेरे लिए हम जो कह रहे थे कि जी बड़ा दावा किया गया कि जी अब 26% से 17% जो है ना महंगाई कम होगी, और मुझे बताएं महंगाई कम किधर होगी है? महंगाई का फिगर कम हुआ है लेकिन 2-4 आइटम को छोड़ के महंगाई आप भी जाती है, मैं भी जाता हूँ, लगारी साहब हमारे शाह साहब भी जाते हैं, अली भी जाते हैं। मुझे बताएं कहाँ महंगाई नजर आती है? पूरे हफ्ते में जो फिगर आता है उसमें पता चलता है जी 2-4 आइटम में, और जानबूझ के 19-20 का फर्क कर देते हैं, अदरवाइज महंगाई उसी तरह ही। अब सवाल इस वक्त यह है कि जी आप इस कलीशे से कैसे निकलेंगे बाहर। एक तो है कि हमारे ये जो बार बार बात होती है कि एक तरीका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अल्लाह करे कि अब ये अदम इस्तेकाम जो अब फिर लोगों ने बातें शुरू कर दी हैं कि अगर ये पीपल अपना PTI का और हुकूमत का और मुख्तरा का तनाव बरकरार रहता है, तसादम की पॉलिसी रहती है, तो ठीक है हमारे दोस्त आ गए हैं, उन्होंने 15 बिलियन डॉलर की चीज़ें फाइनलाइज कर दी हैं, अगले चंद दिनों में MBS आके साइन भी कर देंगे और ये बड़ी ज़रूरी है। हमारी GDP का 22-23% बनता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन सवाल ये कि आपका लोकल इन्वेस्टर तो नहीं आ रहा, इंडस्ट्री तो नहीं लग रही ना। अभी देखिए हुकूमत तो ब्रोक है, उसके पास कुछ नहीं देने के लिए, अदारे 500 अरब रुपये का वो खसारा दे रहे हैं हमारे PIA स्टील मिल। अब होना ही चाहिए कि फौरी तौर पे हुकूमत जो है ना, हमने जो मुझे आखिरी बात बताऊँ कि हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खुदा का वास्ता है उन पे रहम करें। ये 22% इंटरेस्ट रेट पे आप मुझे बताएं कितने लोग लेंगे कर्जा, उसके बाद फैक्ट्री लगाएंगे? हम ना दुनिया में नहीं होता। अमेरिका में इस वक्त 5.5% इंटरेस्ट रेट है, हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। वो उन्हें मजबूरी करने पड़े, उस पर भी इतना दबाव कम कर रहे हैं। हम आप देख लें अगर महंगाई आप 26 से 17.5% होगी है तो भाई आपने 1% तो डिस्काउंट रेट कम कर देते ताकि लोग हुकूमत से बोरो करते। अब हो क्या रहा है, वर्चुअली बैंक मजे कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हुकूमत को कर्जा दे रहे हैं और उनकी ट्रेजरी में पैसा जमा कराते हैं और बैठे बैठाए जनाब इंटरेस्ट खा रहे हैं। यही वजह है कि हमारा जनाब असल हमारा कर्जे से ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जा रहा है। और मैटर टू द मैडनेस ये कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है अपने घर को ठीक करने की कोशिश करें। कुछ जो रोज़ बातें करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आएँ, अदारों को ठीक करें, जो नहीं चलते उनको वापस करें, बेच दें, ख़त्म करें। और दूसरी बात है कि ये पानी बिजली गैस आमना जब लोगों को आप सस्ता नहीं देंगे, कोई फैक्ट्री लगाएगा, लोग चले गए अफ्रीका के जंगलों में जाके पैसा लगा रहे हैं कि उनको पानी बिजली गैस फ्री मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो जो लोग आके यहाँ बोरो करना चाहते हैं हम उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ा के दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत को सोचना चाहिए, वो जो हम रोज़ कहते हैं ना होम ग्रोन पॉलिसीज होनी चाहिए, अपना एजेंडा लेके आएँ, लोगों को कन्विंस करें। और जो अभी तक वो कहते हैं लोग बाहर बैठे हैं, अभी लेटेस्ट फिगर दोबारा फिर आया कि 110 बिलियन डॉलर सोच रही होती नहज पे आते ही ना। अली की जाने चलते हैं। अली, एक तो यही वाली बात जो हम देख रहे हैं कि जी तनख्वाहदार तबके, पाकिस्तान का अलमिया ये है, यहाँ पे तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है लेकिन यहाँ पर टैक्सेस बढ़ जाते हैं, आय हर साल हम देख रहे हैं बजट में। तो एक तो ये, इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसे बोझ उठाएगी अवाम? दूसरा यही जो नॉन फाइलर्स के लिए ये FBR जो कोशिशें कर रहा है, ये कितना आपको लग रहा है कि अचीवेबल है? देखिए, ये जो बात है ना कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा वाली, वो अगर आपका 19% रुपया डी वैल्यू कर जाता है तो आपका अगर इंटरेस्ट रेट 22% है तो आप तो शायद अमेरिका से भी नीचे हो, आप तो 3% इंटरेस्ट पे चल रहे हो।
सो यहाँ पे ना मसले हैं बहुत कॉम्प्लेक्स। अगर उनका बहुत कोई इजी सोल्यूशन ढूंढना है ना, आंसर बेसिकली, तो वो ये है कि अब जिस तरह चाइना अमेरिका की लड़ाई की बड़ी बात होती है कि उनकी आपस में नहीं बनती। सो मुझे सिर्फ ये बता दें कि अमेरिका की कौन सी बड़ी कंपनी है जिसने चाइना में इन्वेस्ट नहीं किया, जिसने चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बनाने में अपना किरदार अदा नहीं किया। बात ये है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टर को ये पता होता है ना कि उसके जो इंटरेस्ट हैं वो सेफ गार्ड करेगा वो मुल्क, तो वो उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है, भले ही उसके अपने मुल्क की बनती हो या ना बनती हो दूसरे मुल्क से। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि हम इंश्योर नहीं कर सकते कि किसी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाएगा। मसलन अभी सऊदी अरब आ रहा है, वो कह रहे जी कि हम इतने पैसे देंगे। बात ये है कि क्या मुझे और आपको ये पता है कि जो चाइना ने पावर प्लांट पाकिस्तान में लगाए थे उसके कैपेसिटी चार्जेस ड्यू हैं जो हमने उनको नहीं दिए हुए। अच्छा, अगर हमें ये बात का पता है, पाकिस्तानी अखबारों में छप चुकी है, तो क्या इसका मतलब है सऊदी अरब को नहीं पता? अच्छा, अब वो क्यों आ रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो दोस्ती में कर रहे हैं, भाईबंदी निभा रहे हैं, वो जो भी है। अब अगेन ट्रांसपेरेंसी का मसला आ गया, वी डोंट नो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिसके साथ हमारी दोस्ती नहीं है वो तो इन्वेस्ट ही ना कर सकता। पाकिस्तान में अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। यहाँ पे जब तक अदालतें इंश्योर नहीं करेंगी कि अगर किसी दो पार्टीज के माबैन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कोई एक उसको पूरा नहीं कर रही, तो उसको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि उसको फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा, तब तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। बाकी बात रह गई मालियाती इदारों की, तो मालियाती इदारे तो जाहिर है वो आपको बेयरली अलाइव रखेंगे, वो आपकी याशी करवाने के लिए तो नहीं आते। और जाहिर है क्योंकि हमारा तो यही है, 70 सालों से हम देख रहे हैं कि हमने अशराफिया की याशी करवानी है, हमने उनको रिबेट देनी है, हमने उनकी जो है वो भलाई देखनी है। तो मालियाती इदारों को तो ये बात हजम नहीं होती कि यार हम आपको बाकी दुनिया से कम इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं और आप वो अपने ही मुल्क की एलीट पे खर्च कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है जी। लगारे साहब, ये मामला देखते हुए जो आगे हमारे लिए मुश्किल हालात मजीद पैदा होने वाले हैं, क्या देख रहे हैं आप? ये जाहिर है टर्म्स हैं इकनॉमी की जो चल रही हैं और IMF की जो शराइत हैं वो हमेशा सुनते रहते हैं। एक ज़माने में मियां नवाज शरीफ ने, शायद 90 का ज़माना था जब वो पहली बार वज़ीर आज़म बने थे, तो उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त पाकिस्तान का बजट जो है मजमूई तौर पर ही मेरे ख्याल में 3-3.5 खरब का होता था। उन्होंने कहा कि हम FBR को जो है ना, CBR हुआ करता था, हम इसको जो है प्राइवेटाइज कर देते हैं और उनसे तय कर लेते हैं कि भाई इतने पैसे जो है तुम हमें दे दिया करो, खुद जाकर जमा करो। यानी कि वो टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी भी वो डाइवर्ट करना चाहते थे कि वो किसी पब्लिक सेक्टर से निकाल कर वो प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते थे, जाएँ आप टैक्स वसूल करके हमारे पास ले आएँ और हम इस तरह से खर्चा चलाएँगे। तो मेरे ख्याल में ग्रेजुअली शायद आप उस तरफ को जाएंगे, अपने टैक्स लगाने के अथॉरिटी को विड्रा करना पड़ेगा आपको और किसी और के ज़िम्मे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको डिलीवर करके नहीं देता है। जिस स्ट्रक्चर से आपने तवक्को लगा रखी है और पिछले 75 साल से हमने तवक्को लगा रखी है कि हमारा ये सिस्टम जो है, और वो ठीक है, उसके बारे में जो भी बताया था शब्बर जैदी साहब ने, कोई वो नहीं था मैंने फलां करना चाहा तो सदर साहब आ गए, फिर फलां काम करना चाहा तो मुझे बाजवा साहब ने ये कहा, मैं फलां काम करना चाहता तो मुझे इमरान खान ने ये कहा, फिर फलां काम करना था तो किसी और ने, चीफ जस्टिस ने, पता नहीं किसने क्या कहा। इस तरह से तो वो मामला होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट जो है वो आ जाता है और उस वजह से जो है वो पॉलिसी नहीं हो सकते। उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है खोल कर आपके सामने रख दी हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक अपना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमने बहुत सस्ते सौदे किए हैं इसलिए कि हम फंसे हुए हैं और हम चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा और अपने आप को वैल्यू भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो कुछ भी है, रेकोडेक का क्या यही सब कुछ है क्या? मेरा ख्याल था कि रेकोडेक के जो अपनी पोटेंशियल है वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 10 टाइम ज़्यादा जिस पोटेंशियल पर हम उसको दे रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास बहुत से चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे शाह साहब को पता होगा खैबर पख्तूनख्वा में कितनी चीज़ों का पोटेंशियल मौजूद है और हम जो है उनको ज़ाय कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ाय कर रहे हैं। बल्कि जहाँ से हम चीज़ें लेते हैं वहाँ पर हम बाड़ लगा देते हैं और वहाँ पर चौकीदार खड़े कर देते हैं, खबरदार इस तरफ का दाखिला ममनू है, आप इस तरफ को नहीं आ सकते, क्योंकि बाहर की कंपनियाँ यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, निकाल रही हैं। ये सूरत हाल होगी तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? मतलब ये है कि हम कदम कदम पर हम गुलाम बने हुए हैं और हमारे पास कोई ऐसी वो नहीं है, ताकत नहीं है कि हम इसको वो करें।
मैं समझता हूँ कि अगर हमारा सियासी ढांचा ठीक हो जाए, सियासतदान अगर फहम से, अकल से पाकिस्तान को सुधारने का शुरू करें। अरे ग्रामीण बैंक वाला तजर्बा जो है वो यहाँ पर कोई हमारे यहाँ वो भी नहीं पैदा होता है कि आए यूनिस आकर इस तरह से कोई चीज़ ऐसा करे कि जनाब नए एवेन्यूज़ खोले, वो भी नहीं हो रहा है। हमारे मसाइल ही मसाइल हैं। सही। और ये जो अब सिम्स वाला मामला देख रहे हैं, नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट सिम्स बंद करने का कहा गया जी 15 मई तक। अब पीटीए और टेलीकॉम इस मामले में रुकावट बना हुआ है। अब एफबीआर का ये फैसला कि वो कोर्ट में जाएगा, ये किस हद तक लग रहा है कि आपको चीज़ें जो हैं वो दुरुस्तगी की जानिब जाएंगी आगे? मेरा ख्याल है कि ये इन इदारों का भी एक और कोई चीज़ चूँकि समझ नहीं आती है कि क्या किया जाए, कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए। आप ये टैक्स नेट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग अवॉइड कर रहे हैं, आपको टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ आप जाना चाहते हैं। माफिया की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आप जो है वो चीनी माफिया की तरफ नहीं जाएंगे। आप जो है वो शुगर माफिया या वो जो आपके पास गंदम का या कोई भी और चीज़ होती है, उसके बाद जब आटा माफिया बन जाता है तो उसकी तरफ आप हाथ नहीं जाते और बहरान खुद ऐसे पैदा कर देते हैं जिनके कोई वो आप उनको संभाल नहीं सकते। यानी गर्दन जहाँ पतली है वहाँ पे हाथ डलता है। वहीं इसलिए कि कोई आपके पास है नहीं ना। हमारे पास रिसोर्सेज यही ले देकर यही है कि लोगों के मुंह से निवाला छीनो और उठाकर अपने मुंह में डालो और कहो कि जी ये हमने यही करना, हमसे यही हो सकता था, हम यही कर रहे हैं कि आपके मुंह से, आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर हम अपने लिए रख रहे हैं। आखिर किस लिए आप अपने अखराजात क्यों नहीं कम करते हैं? आपके जो चीज़ें आपके ज़िम्मे नहीं है वो उनको क्यों, जैसे कह रहे हैं ना हमारे जनाब शाम साहब, कि आप क्यों नहीं करते हैं भाई? आपने बोझ उठा रखा है, जो लगेज आप अपना सामान फेंकें, जो आपसे नहीं उठाया जा रहा, आप क्यों आप उसको लेकर बैठे हुए हैं? आप अपनी जान छुड़वाएं इससे और आगे बढ़ें। ये नहीं करेंगे इसलिए कि उसमें से आग खा रहे हैं, यानी हड्डियां। देखें पिछले 3 सालों से लगाई साहब, पिछले 3 साल से 45 लाख नए टैक्स पेयर आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिनके बारे में पता चला है कि जी ठीक ठाक पैसे हैं, उनको टैक्स नेट पे नहीं ला रहे। आप और मुझ पे फिर सोच रहे हैं कि जी किस तरीके से दोबारा टैक्स लाया जाए। फिर इसके बाद रिटेलर हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं, एग्रीकल्चर है। ठीक, चलें जी शाह साहब। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नेक्स्ट ईयर में तकरीबन 83% जो पाकिस्तानी है ना वो $6.85 पर डे पे जिंदगी गुजारेंगे। तो ये $2000 पर डे हुए। तो आप अंदाजा लगा लें कि हम कहाँ खड़े हैं। दूसरा जो पीटीए वाली बात आप कर रहे थे, डिस्कशन मैंने शाम साहब की और तीनों अपने पैनलिस्ट लगारी साहब ने जो इशारा किया, आप टैक्स किस पे लगा रहे हैं? जो छोटा बेचारा मतलब यूजर है और आप उसके मोबाइल सिम्स और उसके ऊपर से डिडक्शंस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये कि आप जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 1 करोड़ लीटर फ्री पेट्रोल दिया जाता है ब्यूरोक्रेसी को और अशराफिया को और जो टॉप नॉच के लोग हैं जो कि इस मुल्क के अंदर हुकूमतें करते हैं, तो आप जरूर दे के देखें कि ये कितना है। क्या ये पेट्रोल कट नहीं हो सकता? IMF आपको कब कहता है कि आप गरीबों का जो है खून चूसे? वो तो आपको ये कह रहा है कि जनाब आप अशराफिया से टैक्स वसूल करें। अशराफिया में आप और जो बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं इस वक्त सेनेट के अंदर, इस वक्त कौमी असम्बलियों के अंदर, शुगर मिले किसकी है? मेरी और आपकी तो नहीं है ना। कौन सा टैक्स हम देंगे? और कमाल की बात ये, आपके मुल्क के साबिक वजीर आजम जो जितने वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड FBR के पास देख लें कि वो 50,000 रुपए सालाना टैक्स दे रहे हैं। मैं और आप महीने का 50,000 रुपए सालाना टैक्स दे रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि आपका जो टैक्स का निजाम है ना वो मेरे ख्याल में कुछ लोगों के गिर्द ही घूमता है। और उनमें कौन से लोग हैं? जो ट्रेडर्स रजिस्टर्ड है आप उसको पकड़ रहे हैं, जो बेचारा छोटा दुकानदार रजिस्टर्ड है आप उसको पकड़ रहे हैं, वो सिर्फ नॉन फाइलर है, हालांकि वो टैक्स कट रहा है उससे। आप देखिए हैरानगी की बात यह है कि टैक्स तो वो कट रहे हैं, आप फाइलर नहीं है, तो फिर आपके खिलाफ मजीद एक्शन लिया जा रहा है जो टैक्स नहीं दे रहा। दूसरा देखें, अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बहुत बड़ा जो बिजनेस प्रॉपर्टी टाइकून है, बैरिया टाउन नाम लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहे हम लोग? आप हैरान हो गए कि 45 अरब रुपए वो पेशावर के अंदर बैरिया टाउन बनाने के लिए वो दुबई के बैंक्स में सिर्फ फॉर्म्स बेच के जो है वो जमा करा चुके हैं। तो ये पैसा कहां से आया कि आप पूछते नहीं? ये लोग वही हैं जिन्होंने अगर इतने 100,000 रुपए का फॉर्म 1 लाख का खरीदा है तो आप जाएं इनके अकाउंट्स को देखें, उनके ID कार्ड को सर्च करें। फिर इस तरह आपकी जो प्रॉपर्टी की स्कीमों के अंदर अरबों रुपए फॉरेन अकाउंट में जमा हो रहे हैं। तो क्या FBR सो रहा है? सोचने वाली बात है। मेरे और आपके अकाउंट में अगर 100 रुपए जमा होते हैं तो फौरन आ जाते हैं कि जनाब आपके मुल्क में आपके अकाउंट में $50 जमा हुए या 50 लाख रुपए जमा हुए। लेकिन जो खरबों रुपए का कारोबार करें उनसे आप नहीं पूछ रहे। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपने फिर भी देखना होगा कि IMF का 1300 अरब रुपए का टैक्स मांग रहा है या वो आपको कह रहा है कि आप इम्पोज करें, कौन से सेक्टर्स पे करना है? आप देखें यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए बिजनेसेस कर रहे हैं, क्या वो टैक्स दे रहे हैं या वो टैक्स एवेट कर रहे हैं?
उनका डबल एंट्री सिस्टम है। एहतशाम साहब मुझसे ज्यादा इकोनॉमी के माहिर हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आप रजिस्टर्स के अंदर और चीजें दिखा रहे हैं और आपका जो असल जो वैल्यू है अमाउंट की आपके कारोबार की वो अलग है। 90% तो आपके अशराफिया कारोबार को नुकसान दिखा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं टैक्स देगा तो टैक्स रिबेट ले रहे हैं। तो देखिए बात ये कि आप गरीब को गरीब और अमीर को अमीर तरीन करने के लिए अगर 8 अरब डॉलर सर हमारे टैक्स का पैसा या तो हमें अच्छी सहूलियात भी मिले ना, हेल्थ की, एजुकेशन की, वो वाले मामला देखे जाए तो वो दिन ब दिन यहाँ पर हालात अबतरी की जानिब। तमाम जरूरियात आपको देनी होगी, वो तो आपको कब मिल रही है? आप देख लें प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल फ्लरिश कर रहे हैं, आपके गवर्नमेंट सेक्टर के डूब रहे हैं, वो फायदे में चल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स को देख लें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देख लें, प्राइवेट बिजनेस को देख लें। मुझे ये बताइए आपके जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम है वो कितना टैक्स दे रहा है? आप हैरान होंगे कि आपके पास जो बच्चों की फीस की स्लिप आती है उसमें इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल रहे, इनकम टैक्स बेचारा जो है वो बच्चे के माँ बाप दे रहे हैं। फिर आप इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरीके से ये बड़े बड़े माफिया जो है मुल्क को लूट रहे हैं। तो मेरे ख्याल में टैक्सेस और आप रिकवरी की जो बात करें तो आप उस सेक्टर के लोगों से करें। आप ये ना कि आप आम आवाम को जो है वो मजीद टैक्स के गोद तले दबाते जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है। आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आपके पास मैकेनिज्म नहीं है। आप अपने मिनरल रिसोर्सेज एक चीज और भी है आमना, देखिए कोई गवर्नमेंट शाह साहब कोई इनिशिएटिव हुकूमत लेना चाहती है और फैसला करती है, उसके बाद नाकाम हो जाती है। अभी नॉन फाइलर के ऊपर इन्होंने फैसला किया था कि जी 45 लाख जितने बंदे हैं उनको पकड़ा जाएगा। अब वो इतना दबाव आया, भागे वहाँ से। अब बेचारे सिम छोटी छोटी सिमें रखने वाले जो 200 300 रुपए का वो जाएंगे, उसका पैसा डालेंगे, उन पे टैक्स लगाएंगे। ये बिल्कुल देखिए यहाँ इस मुल्क के अंदर तो बेचारा वो बंदा फंस जाता है जो अपना शनाख्ती कार्ड जमा कराता है, वो अपना NTN नंबर बनाता है, चाहे वो 10,000 रुपए कमाने वाला हो या 10 लाख कमाने वाला हो, उसकी तो जिंदगी हराम है। जिसका शनाख्ती कार्ड FBR के पास रजिस्टर्ड नहीं है, NTN नंबर उसका नहीं है, वो बेचारा आराम से जिंदगी गुजार रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, बल्कि वो खरबों रुपए बोरी में लेके आता है, बोरी में लेके जाता है। तो जिस मुल्क के अंदर कारोबार बोरियों में होता हो, आप अपने अफगानिस्तान के साथ देख लें, अरबों डॉलर्स का कारोबार बोरी के थ्रू होता है। और आपके बड़े बड़े सियासतदान कर रहे हैं, आपके बड़े बड़े जो है यहाँ पे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जो अपने आप को बैठ के लेक्चर्स देते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर और असेंबलीज के अंदर, सेनेट के अंदर। तो ये निजाम आपको बदलना होगा। मेरे ख्याल में शायद इस मुल्क के लिए बड़ा इनकलाब की जरूरत है। ये बातों से नहीं होने वाला। चले जी, मैं तमाम अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम चाहता है अल्लाह करे जो आने वाले दिन हैं वो हमारे पर गिरान न गुजरें। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जो बजट के हवाले से जो खबरें हैं वो थोड़ी परेशान कुन है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।